हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर का विषय है। इसके अंतर्गत में पिछले वीडियो में आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ से महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को न्यास परिषद के बारे में बताने जा रहा हूं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, जिसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि न्यास परिषद होता क्या है। तो आइए चलते हैं न्यास परिषद की तरफ। पहले हम न्यास परिषद को समझ लेते हैं कि न्यास परिषद होता क्या है। न्यास क्या होता है? न्यास का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सारे कार्य सबकी सहमति से किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? यह एक ऐसी संस्था होती है जिस कार्य के लिए उस ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। तो उस ट्रस्ट में उस कार्य को करने में ट्रस्ट के सभी सदस्य भागीदार होते हैं। जो कार्य किए जाते हैं सभी सदस्यों की सहमति से किए जाते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जब 1919 में वर्साय की संधि होती है, 1919 में वर्साय की संधि होती है, और वर्साय की संधि के पश्चात 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। तो जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है तो उस समय जितने राज्यों को जर्मनी ने और जर्मनी के साथियों ने पराजित कर रखा था या उसको अपने अधीन कर लिया था, तो इस ट्रस्ट की स्थापना उनसे छीने गए प्रदेशों के रूप में हुई थी कि जो विजित राष्ट्र हैं, कि जो पराजित राष्ट्र हैं और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है, विभिन्न राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। तो वर्साय की संधि के उपरांत जो प्रदेश जर्मनी के कब्जे में चले गए थे, और उनके विभिन्न साथियों के कब्जे में चले गए थे, उन प्रदेशों को छीन लिया गया था। इस वर्साय की संधि के उपरांत उस क्षेत्र को छीन लिया गया था और छीन कर उनकी देखभाल करने के लिए एक ट्रस्ट बना दिया गया था, जिसको हम न्यास परिषद कहते हैं। इस न्यास परिषद के अंतर्गत अमेरिका था, ब्रिटेन था, रूस था, चीन था, वगैरह जितने विजित राष्ट्र, यह विजित राष्ट्रों का एक परिषद होता है। और इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये विजित राज्यों का जो परिषद होता है, इसमें कुछ अन्य सदस्यों को भी ले लिया जाता है, ताकि जिन राज्यों को जर्मनी ने कब्जा कर लिया था उन राज्यों की अच्छी तरह से देखभाल किया जा सके, उन राज्यों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास किया जा सके, और इनको एक संरक्षक बना दिया गया था। जैसे कुछ हिस्सा फ्रांस को दे दिया, जैसे कुछ प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए थे, कुछ प्रदेश ब्रिटेन को दे दिए गए थे, कुछ अमेरिका को दे दिए गए थे, और इसी तरह से कुछ चीन को दे दिए गए थे, वगैरह जितने विजित राष्ट्र हैं उनको संरक्षक बना दिया गया था, उन देशों का संरक्षक बना दिया गया था, क्योंकि वह देश काफी पिछड़े हुए थे, वह देश गुलाम थे, वहां पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा था। तो इन सभी विकासों को दृष्टिगत रखते हुए उनको संरक्षक बना दिया गया विजित राज्यों को। और विजित राज्यों का यह कर्तव्य होता था कि वह वहां की देखभाल करें, वहां का विकास करें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करें, और वहां के नागरिकों को सक्षम बनाएं कि अपना स्वशासन खुद कर सकें, अपने देश के शासन का संचालन कर सकें। जब तक वह राज्य इस योग्य नहीं हो जाते, तब तक वह इन विजित राज्यों के अधीन रहेंगे, यानी कि इस ट्रस्ट के अधीन रहेंगे, और ट्रस्ट उनकी देखभाल करता रहेगा। और जब वह इस काबिल हो जाएंगे, इस योग्य हो जाएंगे कि वह अपना विकास स्वयं कर सकते हैं, अपने देश का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विभिन्न प्रकार के विकास स्वयं कर सकते हैं, और अपने देश का शासन स्वयं चला सकते हैं, तो ट्रस्ट से उनको मुक्त कर दिया जाएगा। फिर वह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हो जाएंगे, वह स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएंगे। तो यह कॉन्सेप्ट था 1920 का राष्ट्र संघ के अंतर्गत न्यास परिषद का। इसी तरह से 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो यह 1945 में समाप्त होता है। यह 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जो राष्ट्र संघ के अंतर्गत 1920 में
जो न्यास परिषद की स्थापना की गई थी वह शत्रु राज्य से छीने गए प्रदेशों के लिए की गई थी। लेकिन 1945 में जो न्यास परिषद की स्थापना होती है, न्यास परिषद का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो न्यास परिषद का गठन किया जाता है वह औपनिवेशिक राज्यों के लिए किया जाता है, पिछड़े राज्यों के लिए किया जाता है। औपनिवेशिक और पिछड़े सभी राज्यों के लिए वह कर दिया जाता है, यानी कि उनको जो देश उपनिवेश होते हैं उन उपनिवेशों को संरक्षक के अधीन कर दिया जाता है, इस ट्रस्ट के अधीन कर दिया जाता है और ट्रस्ट को वही जिम्मेदारी दी जाती है उस देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करने के लिए और वहां के लोगों को इस काबिल बनाने के लिए कि अपना शासन स्वयं संचालित कर सकें। तो यह ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट था, यह ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था, यह न्यास परिषद का कॉन्सेप्ट था। तो जिस तरह से राष्ट्रसंघ के अंतर्गत 1920 में न्यास परिषद की स्थापना की गई थी, इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसके अंतर्गत भी न्यास परिषद का कॉन्सेप्ट लाया गया। न्यास परिषद का जो विस्तृत उल्लेख किया गया है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 11, 12 और 13 में किया गया है। अध्याय 11, 12 और 13 में इस न्यास परिषद का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अध्याय 11 में गैर स्वशासित क्षेत्रों के संबंध में घोषणा की गई है और अध्याय 12 में अनुच्छेद 75 से लेकर 85 तक, अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 75 से लेकर 85 तक है, अनुच्छेद 75 से लेकर 85 तक ट्रस्टीशिप प्रणाली का उल्लेख किया गया है। और इसी तरह से अध्याय 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 86 से लेकर 91 तक, अनुच्छेद 86 से लेकर 91 तक इस न्यास परिषद के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि ट्रस्टीशिप परिषद का उल्लेख किया गया है। न्यास परिषद के संरचना, इसके कार्य, इसकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है, 75 में यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौते द्वारा संपादित होगी। यानी कि अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद की स्थापना करेगा जो कि समझौते पर आधारित होगी और समझौते के द्वारा ही संपादित होगी। इस तरह से न्यास परिषद का गठन अध्याय 13 में किया गया है और 11, 12 में उसके विभिन्न उत्तरदायित्वों को समझाया गया है, विभिन्न उत्तरदायित्वों को बताया गया है और उद्देश्यों को बताया गया है कि न्यास परिषद का उद्देश्य होगा क्या। तो इस तरह से न्यास परिषद का वर्णन अनुच्छेद 86 से लेकर 91 तक किया गया है। अब आइए हम जानते हैं कि न्यास परिषद है क्या। व्हाट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यास परिषद का कार्य उन प्रदेशों को स्वतंत्र बनाना है जो उपनिवेश हैं और साथ ही साथ काफी पिछड़े हुए हैं, जो उपनिवेश है, जैसे कि उपनिवेश हैं, जैसे कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे, स्वीडन के उपनिवेश थे, पुर्तगाल के उपनिवेश थे, इत्यादि कुछ देशों के विभिन्न उपनिवेश थे। तो न्यास परिषद की स्थापना इस उद्देश्य के लिए की गई थी कि जो उपनिवेश राज्य हैं उनको स्वतंत्र बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और उनका चतुर्मुखी विकास करना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उनका विकास करना। जैसे लैटिन अमेरिका के विभिन्न देश ब्रिटेन के गुलाम थे या स्वीडन के गुलाम थे या पुर्तगाल के गुलाम थे। इसी तरह से हम अफ्रीकी के देशों को ले सकते हैं। अफ्रीकी के देश भी इन विभिन्न देशों के गुलाम थे, इन विभिन्न देशों के अधीन थे, उपनिवेश थे। और यह जो देश होते हैं, ब्रिटेन होता है, स्वीडन होता है, पुर्तगाल होता है, स्पेन होता है, हॉलैंड होता है, यह अपने उपनिवेशों को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इनको उपनिवेशों से लाभ होता था। तो उन्हीं उपनिवेशों के विकास के लिए इस न्यास परिषद का गठन किया जाता है। और न्यास परिषद का यह भी उद्देश्य होता है कि जो साम्राज्यवाद के अधीन प्रदेश हैं, उन साम्राज्यवाद के अधीन प्रदेशों को मुक्त करना, क्योंकि अमेरिका साम्राज्यवाद के विरुद्ध होता है,
और इस तरह से इसका उद्देश्य होता है कि जो जितने भी कंट्री हैं वह कंट्री साम्राज्यवाद के अधीन हैं, उनको उपनिवेश बना लिया गया है, या फिर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं उनको गुलाम बना लिया गया था। उन प्रदेशों का विकास करना, जैसे कि भारत को गुलाम बना लिया गया था। भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन था। लेकिन भारत जो होता है वह 1947 में, लेकिन भारत 1947 में स्वतंत्र हो जाता है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है और 1947 तक अधिकांश देश स्वतंत्र हो जाते हैं, चाहे वह ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, चाहे स्पेन के गुलाम रहे हों, चाहे हॉलैंड के गुलाम रहे हों, चाहे चाहे वह चाहे वह पुर्तगाल के गुलाम रहे हों। यानी कि इन देशों से यह स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन जो देश बचते हैं, जो देश अभी बचते हैं, जो देश अभी साम्राज्यवाद के अधीन हैं, जो देश अभी उपनिवेश हैं, उनके विकास करने के लिए, उनको स्वतंत्र करने के लिए एक न्यास परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कि फ्रांस होता है, ब्रिटेन होता है, अमेरिका होता है, बेल्जियम होता है, इत्यादि विभिन्न देश होते हैं, जिनको मैं आगे बताऊंगा। तो इन देशों को मिलाकर एक न्यास परिषद की स्थापना की जाती है और इनको यह दायित्व सौंपा जाता है कि यह उस न्यास प्रदेशों का विकास करें, जो देश पिछड़े हुए हैं, जो देश उपनिवेश है, उनका विकास करें। तो यही क्या है? न्यास परिषद है। तो ऐसे देश जो काफी पिछड़े हुए हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, या फिर साम्राज्यवाद के अधीन हैं, या उपनिवेश हैं, तो ऐसे देशों को संयुक्त राष्ट्र अपने अधीन ले लिया था और अपने अधीन लेकर उनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास करना चाहता था और उन राज्यों को इस योग्य बनाना चाहता था कि वे अपना शासन स्वयं करने में सक्षम हो सकें। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने उनका अधिग्रहण कर लिया। हम यूं कह सकते हैं कि उनका अधिग्रहण कर लिया और हम यूं कह सकते हैं कि उनको अपने अधीन कर लिया और अपने अधीन करके उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने का निश्चय किया। तो ट्रस्टीशिप देश का यह कर्तव्य सौंपा गया कि ऐसे उपनिवेशों को अपनी अमानत समझ लें, उसको अपना न समझें, उसको एक अमानत के रूप में समझें। जिस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति हमें कोई वस्तु दे देता है, हम उसको अपनी अमानत समझते हैं, वो संभाल कर रखते हैं, फिर जैसे ही वह आता है उसको हम दे देते हैं। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ट्रस्टीशिप देशों को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वह पिछड़े देशों को, उपनिवेश देशों को, साम्राज्यवाद देशों को अपनी अमानत समझे और अपनी अमानत समझकर उसका देखभाल करें। जब वह देश इस काबिल हो जाएं कि वह अपना विकास कर सकते हैं, वह अपना स्वयं विकास कर सकते हैं, अपना शासन स्वयं चला सकते हैं, तब उनको स्वतंत्र कर दिया जाए और यह ट्रस्टीशिप देश उन पिछड़े देशों का, उन उपनिवेशी देशों का किसी प्रकार का शोषण न करें, शोषण का शिकार उनको न बनाएं, बल्कि उनको अपने अधीन रहकर उनका विकास करें। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा न्यास परिषद की स्थापना की गई। जैसा कि राष्ट्र संघ में भी मैंडेट पद्धति की स्थापना की गई थी। मैंडेट पद्धति या उसको अधिदेश पद्धति भी कहते हैं। मैंडेट पद्धति, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या प्रावधान था? मैंडेट सिस्टम यानी कि अधिदेश पद्धति। तो राष्ट्र संघ में भी मैंडेट सिस्टम का प्रावधान होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ट्रस्टीशिप काउंसिल का प्रावधान होता है, न्यास परिषद का प्रावधान होता है, केवल नाम चेंज कर दिया जाता है। यह जो अधिदेश पद्धति है, इस पद्धति को अपनाने का सुझाव सबसे पहले जीएल बीयर के द्वारा किया गया था। मैंडेट सिस्टम को अपनाने का जो सुझाव दिया था, वह सुझाव किसने दिया था? जीएल बीयर ने दिया था। यह जो जीएल बीयर थे, यह अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के स्टाफ के सदस्य होते हैं और यह जो मैंडेट पद्धति अपनाई गई थी, यह वर्साय पद्धति का परिणाम वर्साय संधि का परिणाम था। यह 1919 के वर्साय संधि के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। तो लगभग जैसा हमने बताया कि 1947 तक अधिकांश देश आजाद हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश थे जो साम्राज्यवाद के अधीन थे। 1947 के पश्चात भी कुछ ऐसे देश थे जो साम्राज्यवाद के अधीन होते हैं, जैसे टंगानिया, ब्रिटिश कैमरून, ब्रिटिश टोगोलैंड। परंतु कुछ देश अब भी गुलाम होते हैं, अब भी साम्राज्यवाद के अधीन होते हैं, अब भी उपनिवेश होते हैं।
ऐसे कौन से देश होते हैं? जैसे तंगानिया होता है, ब्रिटिश कैमरून होता है, ब्रिटिश टोगोलैंड होता है, नौरू होता है, न्यू ग्लीन है, न्यू गिनी है, रुआंडा उरुंडी है, पलाऊ है, इसी तरह से फ्रेंच कैमरून है, फ्रेंच टोगोलैंड है, सोमालीलैंड है। ये विभिन्न देश होते हैं जो अब भी उपनिवेश होते हैं, अब भी पिछड़े हुए होते हैं। तो इन देशों को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूएसए और इटली के अधीन कर दिया गया था। इन देशों को किसके किसके अधीन किया गया था? फ्रांस के अधीन किया गया था, ब्रिटेन के अधीन किया गया था, इटली के अधीन किया गया था और अमेरिका के अधीन किया गया था, न्यूजीलैंड के अधीन किया गया था। तो इन विभिन्न देशों को इन देशों के अधीन कर दिया गया था और 1949 तक करीब 11 प्रदेशों को इस न्यास परिषद के अधीन कर दिया गया था। न्यास परिषद के द्वारा संरक्षित प्रदेश बना दिया गया था। न्यास परिषद का यह कर्तव्य था कि इन 11 देशों में वह आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाएं, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास कार्यक्रम चलाएं और उन देशों का विकास करके उनको स्वतंत्र कर दें ताकि वह भी समानता के सिद्धांत का पालन कर सकें, समानता के स्तर पर आ सकें। परंतु धीरे धीरे 1994 तक धीरे धीरे सभी राष्ट्र विकसित होते, सभी राष्ट्रों का विकास होने लगता है, सब में अपनी स्थानीय सरकारें स्थापित होने लगती हैं और 1994 तक जो अंतिम प्रदेश स्वतंत्र किया गया था अमेरिका से वह था पलाऊ। वह पलाऊ द्वीप होता है। पलाऊ द्वीप को अंतिम रूप से 1994 में स्वतंत्र कर दिया जाता है। इस तरह से 1994 के पश्चात इस न्यास परिषद का कार्य समाप्त हो जाता है। न्यास परिषद का कार्य समाप्त हो जाता है और कुछ देश न्यास परिषद की सदस्यता त्याग देते हैं, परंतु सुसुप्ता रूप में यह अब भी बना हुआ है, लेकिन इसके कोई कार्य नहीं है। वर्तमान में इसके कोई कार्य नहीं है। आइए देखते हैं कि न्यास परिषद की संरचना क्या थी। जो 1945 में, यानी कि इसका उद्घाटन कब होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्घाटन कब होता है? 1946 में होता है। तो 1946 से जो न्यास परिषद कार्य करती है, तो न्यास परिषद की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है? जो न्यास परिषद होता था उसमें 3 प्रकार के सदस्य होते थे। 3 प्रकार के सदस्य होते थे। पहले सदस्य ऐसे होते थे जिन्हें न्यास का दायित्व सौंपा गया था, जिन्हें न्यास का दायित्व सौंपा गया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, न्यूजीलैंड होता है और अमेरिका होता है, अमेरिका और ब्रिटेन होता है। यह प्रथम कोटि के देश होते हैं। इनको न्यास का दायित्व सौंपा जाता है। दूसरे देश ऐसे होते हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे देश ऐसे होते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं लेकिन जो न्यासी नहीं है, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं लेकिन जो न्यासी नहीं है। जैसे कि चीन और रूस, चाइना और रूस, रसिया, इनके जिम्मे किसी भी प्रदेश को नहीं दिया गया था। चीन और रसिया को कोई भी न्यास प्रदेश नहीं दिया गया था, लेकिन यह भी सदस्य होते हैं, यह भी उस न्यास परिषद के सदस्य होते हैं। और तीसरे प्रकार के ऐसे सदस्य होते हैं इस न्यास परिषद में, महासभा के द्वारा निर्वाचित। यह 3 वर्ष के लिए होते थे और 3 वर्ष के पश्चात इनकी सदस्यता बदलती रहती थी। यानी कि इन देशों का निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता था और 3 वर्ष के पश्चात इनकी सदस्यता बदलती रहती थी। तो यह 3 प्रकार के सदस्य होते थे न्यास परिषद में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, इन्हीं के द्वारा न्यास परिषद के सारे कार्यों का, सारे दायित्वों का निर्वहन किया जाता था। आइए देखते हैं न्यास परिषद के कार्य। न्यास परिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं? न्यास परिषद के अधीन जिन न्यास प्रदेशों को सौंपा गया था वह न्यास प्रदेशों का संरक्षण करते थे, उनका पर्यवेक्षण करते थे। तो न्यास परिषद का पर्यवेक्षण करके, उनका आकलन करके यह रिपोर्ट तैयार करते थे। यानी पहला कार्य क्या था? वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना। वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना। यह न्यास परिषद वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करती थी।
इस न्यास परिषद के जितने सदस्य होते थे इनकी बैठकें होती थी और इनके अधीन जो प्रदेश होते थे और जिन जिन प्रदेशों से जो सूचनाएं प्राप्त होती थी, जो रिपोर्ट प्राप्त होते थे, उन रिपोर्ट पर यह बैठकर संयुक्त बैठक करते थे। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों से होती थी, जैसे सामाजिक क्षेत्रों से सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, शैक्षिक विकास, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट होती थी। उन रिपोर्टों पर यह विचार विमर्श करती थी और जब रिपोर्टों पर यह विचार विमर्श कर लेती थी तो इन रिपोर्टों को कहां भेजती थी, इस वार्षिक प्रतिवेदन को कहां भेजती थी, महासभा के पास भेजती थी और महासभा के पास भेजती थी और महासभा और सुरक्षा परिषद में वह रिपोर्ट जाती थी। तो महासभा और सुरक्षा परिषद फिर उस रिपोर्ट के आधार पर वह कार्रवाई करती थी या सिफारिश करती थी कि इस प्रकार के कार्य वहां पर किया जाए, यानी कि अपना सुझाव महासभा देती थी। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर अपना सुझाव इन देशों को देते थे, इन न्यासी देशों को देते थे कि वह उस न्यास प्रदेशों का किस प्रकार से रखरखाव करे, किस प्रकार से कार्य करे। तो महासभा और सुरक्षा परिषद उनको सुझाव प्रस्तुत करती थी। दूसरा कार्य इनका होता था प्रार्थना पत्रों पर निरीक्षण करना, प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, प्रार्थना पत्रों का निरीक्षण करना। ये प्रार्थना पत्र क्या थे? जो न्यासी प्रदेश होते थे, जैसे कि हम ले लें पलाऊ द्वीप को ले लें, पलाऊ द्वीप को ले लें जो अंतिम में आजाद होता है, यानी कि अंतिम में इसको स्वतंत्र किया जाता है। पलाऊ द्वीप को ले लें तो पलाऊ द्वीप के जितने भी नागरिक होते थे या जितने दल होते थे या जो संस्थाएं इसके अंदर होती थी, वह अपनी समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट इन प्रदेशों को देती थी, रिपोर्ट उस न्यासी को देती थी। और जो न्यासी, जो वहां का संरक्षक होता था, उस प्रदेश का जो संरक्षक होता था, वह उस देश के नागरिकों की मौखिक सूचनाएं प्राप्त करता था और लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करता था और वहां के उन निवासियों के सभी सिफारिशों को सुनता था, सभी प्रार्थना पत्रों को, जितने भी एप्लीकेशन थे सुनता था। यह एप्लीकेशन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते थे, जैसे कि स्कूल खुलवाने के लिए नागरिकों के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया जाता था, या फिर कॉलेज खुलवाने के लिए, या फिर विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि रंग भेद, रंग भेद और बाल विवाह, तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सिफारिशें इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वहां के नागरिकों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाते थे। या फिर विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक और सामाजिक शोषण होते थे, उन आर्थिक और सामाजिक शोषण से संबंधित प्रार्थना पत्र वहां के निवासियों के द्वारा इन राष्ट्रों को दिए जाते थे। तो ये जो न्यास परिषद होती थी, इन न्यास परिषद के द्वारा इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था। विचार विमर्श करके फिर ये किसको भेज देते थे? महासभा और सुरक्षा परिषद को भेज देते थे। महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर फिर उचित कार्रवाई करती थी। तीसरा कार्य होता है निरीक्षण मंडल भेजना। निरीक्षण मंडल भेजना, जो यह न्यास परिषद होता था, यह न्यास परिषद जो न्यासी प्रदेश होते थे, यानी कि जो संरक्षित प्रदेश होते थे, उन संरक्षित प्रदेशों में यह हर 2 वर्ष पर एक निरीक्षण मंडल भेजती थी, और निरीक्षण मंडल के द्वारा न्यासित प्रदेशों की जांच पड़ताल की जाती थी। यह जो निरीक्षण मंडल होता था वह उस प्रदेशों में घूम घूम कर जांच पड़ताल करता था, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विचार विमर्श करता था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विचार विमर्श करता था और उनके विकास की रिपोर्ट तैयार करता था। यह निरीक्षण मंडल विकास की रिपोर्ट तैयार करता था। निरीक्षण मंडल रिपोर्ट जब तैयार करता था तो यह फिर न्यास परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपता था और न्यास परिषद फिर महासभा और सुरक्षा परिषद को देती थी। तो फिर महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा उस संबंध में कार्रवाई भी की जाती थी। तो इस प्रकार जो न्यासित प्रदेश होते थे, उस न्यासित प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? न्यासी प्रदेशों को सौंपी गई थी, यानी कि न्यासित प्रदेश, और न्यासी प्रदेशों की संरक्षण की जिम्मेदारी न्यास प्रदेशों को सौंपी गई थी। परंतु 1994 तक सभी न्यासित प्रदेशों को स्वतंत्र कर दिया जाता है और इसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यास परिषद क्या है और न्यास परिषद की संरचना क्या है, न्यास परिषद के विभिन्न कार्य क्या हैं, इन सब बातों से आपको अवगत कराया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सचिवालय।
सेक्रेटेरिएट, जो कि महासभा का महत्वपूर्ण अंग है। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।